तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। टीजर आपने देखा होगा। हर एक के मन में यही सवाल है कि सुशांत की मौत का सच क्या है। हालांकि इस सवाल को कई और सवालों ने उलझा के रख दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस सच को कौन सामने ला रहा है, सुशांत के विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच कैसे हुई, उसमें क्या कुछ हुआ पूरी डिटेल में, और साथ ही आपको इसके बारे में बहुत सारी दूसरी जानकारी भी दूंगा। तो सुशांत केस की मौत का सच फिलहाल न ईडी देगी, न एनसीबी, न सीबीआई। अब यह सच बाहर आएगा एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम के जरिए, जो लगातार विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। लेकिन इस कहानी पे आऊं उससे पहले, चूंकि ये क्राइम तक फैमिली है और क्राइम तक मतलब क्राइम से ही जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, तो आप लोगों की जानकारी के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। अभी हम सब पिछले 8-9 महीने से जूझ ही रहे हैं कोरोना को लेकर, और हम सबको पता है कि ये चीन की देन है। लेकिन अभी कोरोना की इस महामारी से दुनिया उबर भी नहीं पाई है कि दुनिया में एक और महामारी फैलाने की एक और साजिश चीन की तरफ से की जा रही है। और ये साजिश गहरी है, लेकिन इस साजिश की भनक लंदन में रह रहे हमारे भारतीय खुफिया एजेंसी जो है उनको लग जाती है। भारतीय एक एजेंट बीरेन इसी सिलसिले में एक चाइनीज सोर्स से संपर्क करता है, जो उसके चाइनीज के सोर्स हैं, जो चीन की इस नापाक हरकत की पूरी जानकारी ब्रेन को देता है। लेकिन तभी अचानक ब्रेन खुद गायब हो जाता है, खो जाता है। अब दूतावास के लोग इसके बाद एक एक कर रहस्यमयी तरीके से मारे जाते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसी को समझते देर नहीं लगती कि ये सब कुछ जो हुआ इसके पीछे कोई मुखबिर है और खबरी अंदर का ही कोई शख्स है। तभी अंडरग्राउंड भारतीय खुफिया एजेंसी के पास लंदन में सिर्फ 7 दिन बचते हैं जब वो उस खबरी को ढूंढे और उस चाइनीज सोर्स को चाइना के सीक्रेट एजेंट से बचाने की कोशिश करें ताकि साजिश बेनकाब हो सके। 7 दिन है सिर्फ। ये सारी जो आपको कहानी सुनाई, इसको आपको देखना है। आप देखेंगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि ZEE5 पर 18 सितंबर 2020 से ये, बल्कि 2020 18 सितंबर को ये रिलीज होने वाली है लंदन कॉन्फिडेंशियल, एक हाई ऑक्टेन जासूस थ्रिलर, जिसे इस वक्त, बल्कि ऐसे वक्त में रिलीज किया जा रहा है जब भारत और चीना पर तनाव भी है। इस पूरे जो सीरियल है, जो सीरीज जो रिलीज हो रही है लंदन कॉन्फिडेंशियल, इसको जाने माने आपने स्टोरी के जो राइटर हैं, क्राइम स्टोरी के राइटर हैं हुसैन जैदी, उन्होंने निर्मित किया है। और इस फिल्म में मौनी आर्य हैं, पूरब कोहली हैं, कुलराज रंधावा हैं और सागर आर्य हैं। तो लंदन कॉन्फिडेंशियल ZEE5 पर 18 सितंबर को आ रही है। रोचक कहानी है, मजा आएगा देखकर, जरूर देखिएगा। तो पहले इस कहानी का जिक्र, अब आते हैं अपनी कहानी पर। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सीबीआई को कि सुशांत केस की मौत की जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सीबीआई की टीम 20 अगस्त को मुंबई पहुंचती है। उनके पीछे पीछे 21 अगस्त को हम लोग भी पहुंचे। पहली खेप में करीब 18 दिन रहे, फिर दूसरी खेप में दोबारा आया। सीबीआई की टीम मुंबई में 27 दिन तक रहती है। 27 दिनों तक वो सुशांत केस की जांच करती है, सुशांत से जुड़े हुए हर शख्स से पूछताछ करती है, चाहे वो सुशांत के घर में रहने वाले उनके स्टाफ हों, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया हों, रिया के भाई शौविक हों, उनके पिता और मां हों, बाकी दोस्त हों, वो डॉक्टर हों जिन्होंने इलाज किया। एक लंबी चौड़ी लिस्ट। सीबीआई 27 दिनों तक सुबह से शाम तक पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ ईडी जो है फाइनेंशियल एंगल से जांच कर रही है। तीसरी तरफ एनसीबी जो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ड्रग एंगल से जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार भी हो जाती है, उनका भाई भी गिरफ्तार हो जाता है, कई और गिरफ्तारी होती है, सब जेल में है इस वक्त। ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन सुशांत की मौत का सच कहीं हाशिए पे चला गया। खबरें क्या आनी शुरू हुई?
ड्रग्स में कौन कौन है, बॉलीवुड का क्या लेना देना है, कौन कौन नशा करता है, कौन नहीं करता है, नशे से सुशांत का क्या लेना देना था, रिया का क्या लेना देना था, कौन किसको नशा कर रहा था, कौन किसके पैसे से नशा खरीद रहा था, ये सारी चीजें। असली जो खबर थी कि सुशांत की भैया मौत क्या है, खुदकुशी है, सुसाइड है, इसका जवाब दो, इसका जवाब नहीं मिल रहा था। अब इसका जवाब कब आएगा, कैसे आएगा? सीबीआई ने थोड़ा सा इस केस को समझने की जरूरत है। 27 दिन तक पूछताछ की, 27 दिनों में सीबीआई ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, 27 दिनों में सीबीआई ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, 27 दिनों में सीबीआई ने कभी यह शक नहीं जताया कि मामला खुदकुशी का है या कत्ल का है। वो खामोशी से गुपचुप तरीके से अपनी जांच किया और जांच करने के बाद 16 सितंबर को दिल्ली लौट गए। अब सुशांत की मौत का सच सीबीआई को ही बताना है, ईडी और एनसीबी तो बताएगी नहीं, क्योंकि उनकी वैसे भी ज्यूरिसडिक्शन में ये चीजें हैं नहीं। एक फाइनेंशियल एंगल से जांच करके अपनी रिपोर्ट दे सकता है, एक ड्रग्स के एंगल से, लेकिन असली क्राइम जो है सुशांत के साथ, उसकी रिपोर्ट कौन देगा, उसके बारे में सच कौन बताएगा? तो सीबीआई। लेकिन अब सीबीआई भी अपनी जांच करके वापस दिल्ली पहुंच गई है। तो अब क्या होगा? तो अब असलियत यह है कि सुशांत की मौत का सच एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बताएंगे। आप ये मान के चलिए, क्योंकि उनकी राय सीबीआई के लिए सबसे अहम है। सीबीआई की अपनी इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के मुंबई में सुशांत के घर का रिक्रिएशन करना, डमी ट्रायल, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। लेकिन मौत के पीछे कोई साजिश है या फिर मौत एक सिंपल सुसाइड है, इसकी असली राय फॉरेंसिक टीम एम्स को देनी है। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने इस पूरे मामले में क्या किया, आज मैं आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताने के लिए हूं। चूंकि बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं तो मैं नोट करके लाया हूं, लेकिन आपको सिलसिलेवार कहानी में बताता हूं। एम्स की टीम ने मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिया। कलिना फॉरेंसिक लैब से उस विसरा के सैंपल लिए, जो विसरा की रिपोर्ट आई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मुंबई की है, जो डॉक्टरों ने की, 5 डॉक्टरों का पैनल, उन्होंने क्लियर कहा कि इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है, ये सुसाइड का केस है। जो कलिना हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने विसरा जांच की, उन्होंने कहा उसकी रिपोर्ट निगेटिव है। निगेटिव का मतलब यह है कि ये मर्डर नहीं, सुसाइड है। लेकिन मामला अब सीबीआई के पास है, इसलिए कलिना हो या कूपर हो, इनके इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट या विसरा रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। असली मतलब है अब सीबीआई की रिपोर्ट का, और सीबीआई की इस रिपोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं, जो एक राय कायम करेगी, वो करेगी एम्स की फॉरेंसिक टीम। तो एम्स की फॉरेंसिक टीम विसरा की रिपोर्ट ले गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम के साथ कुछ तस्वीरें, वीडियो, और सुशांत की लाश की जो तस्वीरें थी वो उनके पास थी। उन्होंने डिटेल स्टडी किया। सब कुछ करने के बाद उन्होंने अपना एक राय कायम कर लिया, एक नतीजा बना लिया कि सुशांत की मौत है क्या। आप यकीन मानिए, इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एम्स की फॉरेंसिक टीम को पता है कि सुशांत के साथ क्या हुआ था। ये अभी आम नहीं हुआ है, आम होगा शायद अगले हफ्ते। पर उन्होंने कैसे पता किया? जो पूरी इनसाइड स्टोरी है वो ये है, 2 पार्ट में इन्वेस्टिगेशन किया उन्होंने, एक विसरा और एक पोस्टमार्टम। पहले विसरा की बात कि एम्स ने कैसे किया। जो एम्स को जानकारी मिली वो ये थी कि सुशांत की मौत के बाद पोस्टमार्टम के दौरान सुशांत के शरीर से करीब ½ kg, आधा किलो विसरा के नमूने इकट्ठा किए गए। ये आपको पहली बार जानकारी दे रहा हूं मैं कि मतलब अब तक अलग अलग तरीके से बात आती थी, लेकिन यहां की अराउंड ½ kg, आधा किलो सुशांत के इंटरनल बॉडी ऑर्गन का जो वेट था अलग अलग जगहों का, वो उन्होंने इकट्ठा किए। 2 तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल, आपके हाथ पैर आंख सर बाल हम लोगों को, एक इंटरनल बॉडी ऑर्गन होता है जो हमारे अंदर सारी चीजें होती हैं, जो अंदर के भाग शरीर के होते हैं। तो करीब आधा किलो, ½ kg सुशांत के इंटरनल बॉडी ऑर्गन को इकट्ठा किया गया पोस्टमार्टम के दौरान। इन सारी चीजों को 3 अलग अलग शीशियों में रखा गया। कौन सी शीशी में क्या थी ये भी डिटेल आपको बताता हूं। जो पेट का हिस्सा था, जिसमें इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट का जो हिस्सा था, इन सारी चीजों को निकालकर एक शीशी में रखा गया। दूसरी शीशी में जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन है, उनके छोटे छोटे टुकड़े रखे गए।
और ये जानकारी के लिए भी अच्छी चीज़ है कि जब विसरा की कोई रिपोर्ट आती है, विसरा जांच की जाती है, तो अभी तक ये था कि सिर्फ पेट की थैली, मेरी भी आधी जानकारी यही थी, लेकिन अब पता चला कि ऐसा नहीं है। सिर्फ पेट की थैली ही विसरा की जांच में नहीं रखी जाती है, बॉडी के और भी पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुशांत के बॉडी के जो इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स थे, उसमें से छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब की जो पेट की चीजें थी, ये एक शीशी में प्रिजर्व करके रखी गई। दूसरी चीजें, उस सुशांत के बॉडी के छोटे छोटे पीसेस, हार्ट, दिल के, लीवर के, किडनी के, लंग्स के, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, इनके छोटे छोटे सैंपल भी, छोटे छोटे टुकड़े भी रासायनिक परीक्षण यानी फॉरेंसिक एग्जामिन के लिए एक अलग शीशी में रखे गए। तो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आंत, छोटी आंत, ये अलग शीशी में। इसके अलावा जो बॉडी के अंदर के दूसरे पार्ट थे सुशांत के, जिसमें दिल था, लीवर था, लंग्स था, किडनी था, इसको अलग शीशी में रखे गए। ये दो अलग अलग सैंपल हो गए। एक तीसरी शीशी में और भी चीज रखी गई, वो थी ब्लड, खून के नमूने। इन तीनों को अलग अलग शीशियों में रखा गया और इन तीनों को जो नमक के घोल में रखा जाता है, एक खास चीज है जो जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मतलब उचित प्रिजर्वेटिव में इन सारे नमूने को रखा गया। अब इन सारी चीजों से क्या पता करना था? इंस्टाइन और लार्ज इंस्टाइन के जरिए, जो आंत, छोटी आंत, उसके जरिए थे कि आखिरी वक्त में क्या खाया पिया, वो उन चीजों से पता चलता था। हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, इसके जरिए ये पता चलता था कि तो मौत का वक्त क्या है, किस वजह से मौत हुई, कोई ऐसी चीज थी जिन्होंने इन सारे बॉडी के अंग्स पे अलग अलग असर डाला, उसकी जांच से पता चलना था। पॉइजन था कि नहीं था, उनसे पता चलना था। जो ब्लड है, कई ऐसे मामलों में विसरा में ब्लड के अलावा यूरिन के भी सैंपल लिए जाते हैं, तो उस ब्लड या यूरिन के सैंपल से ये पता चलता है कि कोई ड्रग्स की मात्रा तो नहीं थी, ड्रग्स तो नहीं दिया गया था। तो इन सारी चीजों को लेकर रखा गया और इन सारी चीजों की उसके बाद जांच की गई। अब विसरा की रिपोर्ट आने में वक्त क्यों लगता है, ये भी पता चला। जो एम्स की टीम जांच कर रही है, उनका कहना था कि क्यों हुआ ऐसा। विसरा की पूरी जांच एक्चुअल में ये पता करने के लिए की जाती है कि पॉइजन या जहर दिया गया था नहीं मरने वाले को, या उसने लिया था कि नहीं। अब कई तरह के पॉइजन होते हैं, पॉइजन इतनी तरह के हैं कि उसको पता करने में बहुत वक्त लगता है। एक नंबर 2, पॉइजन पता भी चल जाए तो पॉइजन की मात्रा, क्वांटिटी क्या थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक केस में सुसाइड और मर्डर के बीच के फर्क को समझने के लिए। तो मात्रा एक्चुअल में कितना है, ये बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ पता जब तक नहीं किया जाएगा, आपको सही रिपोर्ट नहीं मिलेगी। अब पॉइजन की बात आते हैं। पहले कई तरह के पॉइजन होते हैं जिसको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, जो एक विसरा रिपोर्ट के जरिए पता करने की कोशिश की जाती है। उसमें से एक है मेटालिक पॉइजन। जब विसरा की जांच होती है तो डॉक्टर 3, 4, 5 तरह के अलग अलग कैटेगरी के पॉइजन को देखने की कोशिश करते हैं। मेटालिक पॉइजन जो है, इसके जरिए यह देखा जाता है कि बॉडी में आर्सेनिक, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब तो कहीं नहीं पाया गया जिसकी वजह से मौत हुई है। दूसरा होता है जो पॉइजन, वेजिटेबल पॉइजन। इसके जरिए धतूरा, कनेर, ये सब एक तरह का जहर है, कहीं ये तो नहीं दिया गया था मरने वाले को। तीसरा है सिंथेटिक ड्रग्स। इसके जरिए एमडीएमए, कोकीन, इन सारी चीजों को तो नहीं दिया गया है, इनके ओवरडोज तो नहीं हुई या फिर इनका कॉकटेल तो नहीं हुआ जिसकी वजह से मौत हुई। चौथा होता है कीटनाशक, जो कीड़ों को मारने के लिए खेतों में, पेड़ों पे, पौधों, फूल और उसको बचाने के लिए दिया जाता है, तो वो। तो बेसिकली मोटा मोटी विसरा में 4 तरह के अलग अलग कैटेगरी में, और इन एक में कई तरह के पॉइजन होते हैं, बट जो इसको मेन पकड़ा जाता है, मेटालिक पॉइजन, वेजिटेबल पॉइजन, सिंथेटिक ड्रग्स और कीटनाशक। इनके जरिए पता करने की कोशिश की जाती है कि सामने वाले को जहर दी गई है कि नहीं दी गया है। ये तो हो गया जहर का पता करना। दूसरा, कई ऐसे जहर है जो इंसान की बॉडी में बिना किसी के दिए हुए खुद बन जाते हैं, और विसरा जांच के दौरान उसको पता करना बहुत जरूरी होता है। कई बार आपकी कुछ मात्राएं, आपने जैसे मेडिसिन गलत ले ली, अलग अलग तरह की मेडिसिन एक साथ ले ली, आप शराब हो या फिर ड्रग्स हो, उसके साथ कुछ मेडिसिन ले ली, तो वो भी कहीं ना कहीं जाकर ड्रग्स का रूप अंदर धारण कर लेता है, तो उससे भी कई बार ड्रग्स बन जाता है। तो मतलब एक ड्रग्स जो नहीं दिया गया, एक जहर जो नहीं दिया गया, वो कई चीजों को मिलाकर
अपने आप जहर बन जाता है इंसान के शरीर में। तो उन चीजों को देखा जाता है और इसीलिए इसमें जहर की मात्रा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कई बार ये कहा जाता है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि कई बार नमक भी कई रूप में जाकर आपके जहर और उसका काम कर सकता है मात्रा के हिसाब से। इवन ऑक्सीजन ये भी उसके हिसाब से मात्रा तय करती है। निकोटिन ये भी आपको गलत तरीके से और कई चीजों के बाद ये अंदर जाकर मात्रा तय करती है कि कितनी थी और उससे मौत में कितना असर पड़ सकता है। तो जहर और जहर की मात्रा, इन दोनों को पता करने के लिए विसरा की जांच बहुत अच्छे तरीके से जरूरी है और एम्स ने यही काम किया। सुशांत की जो ब्लड है, सुशांत के दिल, लीवर, किडनी और इन सारी चीजों के, इसके अलावा आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनका बाकायदा पूरा परीक्षण किया क्योंकि ये विसरा के सैंपल पड़े हुए थे। एक इंसान के शरीर से जो मरता है कम से कम आधा किलो विसरा के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं, जो निकाले जाते हैं इन सारी चीजों को मिलाकर। तो करीब आधा किलो निकाला था जिसमें कुछ यूज हो गया, लेकिन एम्स के जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने भी जो अपनी तरफ से विसरा की जांच की है, जिसकी रिपोर्ट कल उन्हें मिल जाएगी, बट शुरुआती उन्हें रिपोर्ट मालूम है, उसमें यह है कि इस रिपोर्ट पे भी अगर कोई डाउट करता है तो ये दूसरी बार जांच हो रही है विसरा की, पहले कलीना में हो चुकी है, तो भी फॉरेंसिक टीम के पास एम्स के भी इतना और नमूना बचा हुआ है कि किसी तीसरी एजेंसी से भी इसकी जांच कराई जा सकती है। मान लीजिए कि एम्स को एक डाउट क्रिएट करे और कहे कि इस विसरा रिपोर्ट में हमें डाउट है कि कुछ गड़बड़ है, तब कोई दूसरा चैलेंज कर दे कि नहीं आपने गलत जांच किया है, तो वहां पे यह है कि आप फिर किसी तीसरी न्यूट्रल एजेंसी से, किसी तीसरे मेडिकल बोर्ड से आप उसकी जांच करा सकते हैं और उसके सैंपल अभी भी बचे हुए हैं। क्योंकि याद रखिए करीब 1/2 kg नमूने जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है उसके निकाले गए थे सुशांत के, और उनमें से बहुत सारी अभी बची हुई हैं, तो वो इशू नहीं आएगा। तीसरी बार भी डाउट होने पे विसरा की जांच हो सकती है। तो एम्स की टीम ने विसरा की पूरी जांच की, फॉरेंसिक वाले जो कलीना की थी उसकी भी जांच की। नतीजा उन्हें पता है, लेकिन नतीजा हमें नहीं पता, नतीजा आप लोगों को नहीं पता, ये पता चलेगा अगले हफ्ते। लेकिन अभी यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती, इसका दूसरा पार्ट है। विसरा की तो बात हो गई, जांच हो गई, उन्होंने समझ लिया कि जहर दिया गया है नहीं दिया गया। बस 2 चीजें, अगर विसरा की इस रिपोर्ट में एम्स की फॉरेंसिक टीम में निगेटिव लिखा हुआ आता है तो मान के चलिए कि सुशांत की मौत एक खुदकुशी थी, क्योंकि निगेटिव का मतलब है कि सुशांत के शरीर के किसी भी पार्ट से कोई जहर बरामद नहीं हुआ। तो जहर बरामद नहीं हुआ इसका मतलब है कि फिर वो एक सुसाइड है। और अगर यही विसरा रिपोर्ट में पॉजिटिव लिखा आ जाए तो फिर मान लीजिए कि यह सुसाइड नहीं कत्ल है, क्योंकि जहर की बरामदगी फिर यह बताएगी कि सुशांत खुदकुशी से नहीं मरे, सुशांत हैंग करके नहीं मरे, बल्कि सुशांत को जहर देकर मारा गया। तो इस रिपोर्ट में जो एम्स से आएगी विसरा की, उसमें निगेटिव और पॉजिटिव, ये 2, हालांकि निगेटिव पॉजिटिव आजकल कोरोना में भी बड़ा चल रहा है, और जिन लोगों के निगेटिव आते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि चलो बच गया, जिनकी पॉजिटिव आती है फिर वो कोरोना के शिकार हो जाते हैं। तो यहां पे भी सेम है विसरा में कि निगेटिव आई तो मान लीजिए कि ये सुसाइड है, पॉजिटिव आई तो फिर मान लीजिए कि मामला गड़बड़ है। तो ये रही विसरा की बात। लेकिन सिर्फ विसरा की जांच नहीं कर रही है एम्स की फॉरेंसिक टीम, साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जांच हो रही है। अब चूंकि सुशांत की लाश या बॉडी है नहीं, अंतिम संस्कार हो चुका है, तो एम्स की फॉरेंसिक टीम को जो मिला वो मिला सुशांत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पूरी डिटेल कॉपी, सुशांत की लाश की तस्वीर है, उसको उन्होंने पूरा डिटेल में अध्ययन किया, स्टडी किया। खासतौर पे जो हमारी रिपोर्ट है वो ये है कि उन्होंने जो गले पे लिगेचर मार्क था, गले पे जो निशान था फंदे का, उसको बहुत गहराई में उसकी पड़ताल की, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल उसी पर उठ रहे थे कि किसी भी तरीके के फंदा, चाहे कुर्ता हो या बाकी चीजें हो, उस तरह के मार्क गले में नहीं बनते हैं। तो उसको लेके एम्स की फॉरेंसिक टीम ने बहुत डिटेल में अपनी एक स्टडी की है। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीजें लिखी थी डिटेल में, उसको भी उन्होंने स्टडी कर लिया और उसकी भी उन पर अपनी ओपिनियन उन्होंने बना ली है। लेकिन आखिरी राय वो 20 तारीख के बाद देंगे, इसलिए देंगे कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब एम्स की टीम सीबीआई के जरिए उस रिपोर्ट को मांग रही है जो सुशांत के घर में जो सीन रिक्रिएट किया गया था, क्राइम सीन को, और जो डमी ट्रायल किया गया था कि एक आदमी इस हाइट पे खुद को फंदे पे लटका सकता है कि नहीं, एक कुर्ता इतना वजन झेल सकता है कि नहीं, बिना स्टूल बिना किसी और सहारे के वो चढ़ सकता है कि नहीं। तो वो जो पूरी स्टडी और डमी ट्रायल हुआ और जो सीन क्राइम को रिक्रिएट किया फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक दूसरी टीम ने, उनकी फाइंडिंग्स क्या है, उन फाइंडिंग्स को इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ टैली किया जाएगा। दोनों मैच कर गया तो फिर रिपोर्ट फाइनल आ जाएगी, इसमें डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
तो उस रिपोर्ट में खासतौर पर यह देखना है कि क्या एक आदमी खुद को इस जो हाइट है बेड से लेके फ्लोर से लेके पंखे तक का खुद को टांग सकता है या फिर किसी और ने टांगा। तो ये उस सीन जो रिक्रिएट हुआ है और जो डमी ट्रायल हुआ है उसके जरिए उसको मैच करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो ये देखेंगे कि क्या जिंदा टांगा गया या मुर्दा टांगा गया। ये भी पूरी जांच की है एम्स की फॉरेंसिक टीम ने। अब जिंदा और मुर्दा टांगा गया इसका पता कैसे चलेगा? तो इसको टेक्निकल टर्म में 2 चीजें कहते हैं, एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम। एंटीमॉर्टम मतलब एक इंसान जब तक जिंदा है उसके जिस्म पे जितने भी जख्म है और बाकी चीजें हैं वो बता देती है जांच के दौरान कि ये एंटीमॉर्टम है, मतलब इसके मरने से पहले कि ये सारे निशान है। पोस्टमॉर्टम यानी कि मरने के बाद जो चीजें आती है, जैसे एक शख्स मरा और उसके बाद अगर उसको किसी ने मारा, किसी ने जख्म दिया, चोट पहुंचाया, तो पता चल जाएगा कि मरने के बाद ये सारी चीजें हुई हैं। तो यहां पे एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फॉरेंसिक टीम ने पूरी स्टडी की है एम्स की। तो उसमें यह देखना है कि सुशांत के शरीर पे कोई ऐसे निशान जो मौत से पहले के हैं, तो फिर वो क्लियर होगा कि मौत से पहले हाथापाई हुई, इसका मतलब है खुदकुशी की बात गलत है। और अगर वो सारी चीजें नहीं है और जो बाकी निशान हैं वो मौत के बाद है यानी पोस्टमॉर्टम है, तो सुशांत के शरीर के छोटे से छोटे एक जख्म की भी गवाही एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम दे देगी। उसके ऊपर उन्होंने बहुत डिटेल में जाकर इन्वेस्टिगेट किया, अध्ययन किया, स्टडी किया। लिगेचर मार्क को लेकर सबसे ज्यादा उन्होंने जोर दिया एम्स की फॉरेंसिक टीम ने। अब ये सारी चीजें कर ली इन्होंने। अब इसके बाद लगभग एम्स की फॉरेंसिक टीम को यह पता है कि सुशांत की मौत का सच क्या है, लेकिन यह सच हम लोगों को नहीं मालूम है। उनकी इनिशियल फाइंडिंग्स, इनिशियल रिपोर्ट 4 से 5 लोगों को मालूम है, जिसमें डॉक्टर सुधीर गुप्ता भी हैं। यह रिपोर्ट सीबीआई के साथ साझा की जाएगी शायद, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 20 सितंबर को। इसीलिए जो सीबीआई की टीम थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो मुंबई आई थी 20 अगस्त को, जो 16 सितंबर को वापस गई है, ये लोग कल वापस गए हैं क्योंकि इनको अब फॉरेंसिक टीम के साथ बैठना है। जो डमी ट्रायल हुआ था, जो सीन क्रिएट हुआ था, उन सब की फाइंडिंग्स जो रिपोर्ट है वो देनी है, और एम्स की अपनी टीम जिसने फॉरेंसिक जांच की है, विसरा की और पोस्टमार्टम की, वो उनको देंगे। तीनों चीजों को मिलाया जाएगा और इन तीनों चीजों को मिलाने के बाद ये आखिरी फैसला आएगा कि सुशांत की मौत एक खुदकुशी है या फिर कत्ल है। तो अगला हफ्ता इस केस के लिए बहुत अहम है। अगले हफ्ते में इस सवाल का जवाब शायद मिल जाए, पर देखना यह है कि क्या सीबीआई इसको पब्लिक करती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या कोई बयान जारी करती है, स्टेटमेंट देती है, या एम्स की फॉरेंसिक टीम, हालांकि वो ऑफिशियली नहीं कर सकती क्योंकि सीबीआई ने उनको केस दिया है, तो ऑफिशियली सीबीआई ही सब कुछ कर सकती है। तो देखना है कि यह है कि इस फाइंडिंग्स का आखिरी नतीजा क्या निकलता है। तो इस नतीजे के लिए, सुशांत की मौत के सच के लिए, असल में न सिर्फ ईडी या एनसीबी या सीबीआई, बल्कि एम्स की फॉरेंसिक टीम बताएगी कि इसका सच क्या है और सुशांत की मौत का सच क्या है। तो अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और इसी बहाने कम से कम ये पता चला पहली बार भी, और आप में से भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है, बहुत सारे हमारी क्राइम तक फैमिली के लोग फॉरेंसिक के एक्सपर्ट हैं, मुझे मालूम है, कुछ के मेल भी आए थे, वो फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी हैं क्राइम तक फैमिली मेंबर। तो अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, लेकिन ये था जो एम्स से ही मुझे सारी जानकारी, सूचनाएं मिली कि एक इंसान जिसकी मौत होती है और उसकी विसरा की जांच की जरूरत पड़ती है, तो कम से कम उसके शरीर के कुल मिलाकर अंगों के ½ किलो, ½ kg अलग अलग ऑर्गन्स का जो वो है, छोटे छोटे टुकड़े और बाकी चीजें मिलाकर वो निकाली जाती हैं, जिनकी जांच की जाती है। और उसी के बाद ये सारी चीजें सामने आती हैं कि जहर क्या है और बाकी चीजें क्या है। उसी में ये भी पता चला था कि बॉडी को ये 6 से 8 घंटे अगर किसी के मौत के हो गए तो वो मौत का वक्त कैसे पता चलता है, उसमें ये भी होता है कि बॉडी के अकड़न से बॉडी जो है वो अकड़ना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ब्लड से लेके बाकी चीजें हैं, कभी इसको डिटेल में बताएंगे। लेकिन आज यही है कि फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है लगभग, बस उनको मिलान कराना है उस डमी ट्रायल और सीन रिक्रिएशन जो हुआ उससे, और इसके बाद ये रिपोर्ट अगले हफ्ते आ जाएगी। अब ये देखिए, रिपोर्ट लीक होती है, लीक कराई जाती है, या सीबीआई खुद सामने आती है, स्टेटमेंट देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। लेकिन मुझे लगता है कि सच जल्दी सामने आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आ चुकी हैं, बस इंतजार है उस नतीजे का
जिसको हम सब जानना चाहते हैं। तो कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करने और आपसे विदा लूं उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि एक तरफ कोरोना की पूरी महामारी जिसके लिए चीन जिम्मेदार और पूरी दुनिया अभी भी परेशान है, और उसी चीन ने एक और महामारी फैलाने की एक नई साजिश तैयार की। लेकिन इस साजिश की भनक लंदन में रह रहे अपने भारतीय खुफिया एजेंसियों को लग जाती है, और इसी खुफिया एजेंसी के अपने एक एजेंट हैं बीरेन, जो इसमें एक चीन के जो सोर्स है उससे संपर्क करते हैं और इस साजिश के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, और सारी जानकारी ब्रेन को मिल जाती है। लेकिन तभी अचानक खुद जो बीरेन है वो गायब हो जाता है, और अपने दूतावास के बहुत सारे लोग रहस्यमयी तरीके से मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। इसमें लगता है कि कोई ना कोई मुखबिर है, भेदिया है, अपने ही घर के अंदर का है, जिसने ये सारी जानकारी लीक की है। और अंडरग्राउंड भारतीय खुफिया एजेंसी के पास लंदन में अब सिर्फ 7 दिन बचते हैं, न सिर्फ उस खबरी को ढूंढने के लिए, उस मुखबिर को ढूंढने के लिए, बल्कि उस चाइनीज सोर्स को चाइना के सीक्रेट एजेंट से बचाने के लिए भी, ताकि असली कहानी और साजिश बाहर आ सके। ये सारी चीजें ZEE5 पर 18 सितंबर 2020 को रिलीज होने वाली है। लंदन कॉन्फिडेंशियल, एक हाई ऑक्टेन जासूस थ्रिलर, जिसे इस वक्त ऐसे समय में रिलीज किया जा रहा है जब इत्तेफाक देखें कि इंडिया और चीन के बीच में जबरदस्त सीमा पे तनाव भी है, लद्दाख से लेकर हर जगह पर। तो फेवरेट जाने माने अपने हुसैन जैदी क्राइम थ्रिलर जो लिखते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, उनके द्वारा ये निर्मित है। और इस फिल्म में मौनी रॉय, पूरब कोहली, कुलराज रंधावा और सागर आर्य भी है। तो ZEE5 पर 18 सितंबर लंदन कॉन्फिडेंशियल जरूर देखिएगा, थ्रिलर है, पसंद आएगी। आज कहानी में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।